नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्था इसका ऑफिशियल पेज और मैं हूँ रवि। इस वक्त हाजिर हूँ देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बार फिर देश के मशहूर शिक्षक और आस्था इसके निर्देशक आर कुमार सर हैं, जिनसे जानेंगे कि जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, जो तैयारी करना चाहती हैं, वो अपने भविष्य में बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए सर के पास क्या कुछ मार्गदर्शन है, सर कैसे देखते हैं और उनको क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, इसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो बच्चे 12th क्लास पास कर चुके हैं और अपने भविष्य के लिए कुछ बेहतर कदम उठाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के बारे में मुख्य रूप से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, बिहार के बच्चों के बारे में। अदरवाइज़ अन्य राज्य के बच्चे अगर देखते हैं, अन्य स्टेट में भी लोग देखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जो विषय वस्तु होगा, वो सबके लिए एक समान होगा। अब यहाँ पे है कि अगर बिहार की बात करें, तो हमें किसी ने किसी बड़े ही एक्सपीरियंस्ड आदमी ने, एक्सपीरियंस्ड का मतलब ये हुआ कि मैं एक बार डीपीएस सोनीपत गया। तो डीपीएस सोनीपत गया तो वहाँ पे की जो प्रिंसिपल थी, उनका एक बड़ा अच्छा कमेंट जो आज तक मुझे याद है, ये बात करीब-करीब 15 साल पहले की बात है ये, कि बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के किताब पे या उनके बस्ते पे ज़्यादा खर्च करते हैं। बनिस्बत कि पंजाब, हरियाणा या अन्य राज्यों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के अन्य चीज़ों पे, घूमने पे, विदेश जाने पे, बिहार का तो ये बिहार का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्वाभाविक रूप से जब बच्चा क्लास 12 पास करता है, तो उसके पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या करे? ये स्वाभाविक सी एक बात है जो उनके मन में है। और हम मुझसे भी जितने पेरेंट्स मिलते हैं या कोई भी आदमी जब पहली बार और वो जब ये सुनता है कि मैं आस्था इसका हम लोग आईएएस, पीसीएस की कोचिंग कराते हैं, बीपीएससी की कोचिंग कराते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में एक मेरे से रिलेटेड एक संभावना उनको दिखता है कि मैं सर का उपयोग अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कर सकता हूँ, मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरी बेटी ऐसी कर रही है। खैर, तो इसमें आता है तो स्वाभाविक रूप से क्लास 12 बच्चा पास करता है, तो उसके सामने आजकल एक कॉमन 3 ट्रेंड है। 3 ट्रेंड में जाते हैं, तो एक होता है कि इंजीनियरिंग के साइड में जाना, दूसरा होता है मेडिकल साइड में जाना और तीसरा ह्यूमैनिटीज़। बिहार में अदर स्टेट में जाएँगे तो ह्यूमैनिटीज़ के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कि एक होता है कॉमर्स का और दूसरा होता है कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इस तरह के विषय लेकर के बीए पार्ट 1 में एडमिशन लेना, बीए में एडमिशन लेना, दूसरा होता है बीकॉम, ह्यूमैनिटीज़ वाले साइड में जाएँगे। बिहार में मुझे लगता है कि बीकॉम थोड़ा उतना पॉपुलर नहीं है, जितना कि दिल्ली में बीकॉम पॉपुलर है या गुजरात में, राजस्थान में। तो मैं अगर बात करूँ तो बिहार के पेरेंट्स के सामने जनरली 3 विकल्प होता है। एक विकल्प होता है कि वो बच्चा इंजीनियरिंग, दूसरा विकल्प होता है मेडिकल, तीसरा विकल्प होता है कि वो ह्यूमैनिटीज़। अब अगर ह्यूमैनिटीज़ वाले की बात करें तो जो मैं 2 अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो बच्चा होता है, तो उसके पेरेंट्स के दिमाग में पहले दिन से आ जाता है कि मैं उसको ऐसा सब्जेक्ट दिलाऊँ बीए में, जिससे कि वो आगे यूपीएससी के या बीपीएससी के प्रिपरेशन में वो काम आ सके। बिल्कुल। ये उनका ट्रेंड होता है और यहाँ पे स्वाभाविक रूप से है कि इस लेवल पे अगर क्लास 12 के लेवल पे बच्चा दूसरा भी विकल्प ऐसा नहीं कि बंद है, दूसरा इंजीनियरिंग करके भी बच्चा ये यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, मेडिकल करके भी। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो ह्यूमैनिटीज़ की तैयारी करने वाले ह्यूमैनिटीज़ से ग्रेजुएशन करने वाले लोग होते हैं, उनका तो फोकस रहता ही है यूपीएससी या सरकारी नौकरी में जाना। आजकल इंजीनियरिंग, मेडिकल करने वाले जनरली प्राइवेट में भी चले जाते हैं। भारी संख्या में लोग, बिहार के लोग भी अब प्राइवेट में जा रहे हैं। कहीं भी आप जाएँगे, बैंगलोर जाएँगे, हैदराबाद जाएँगे, जितने भी टेक्निकल जो सिटीज़ हैं, वहाँ जाएँगे तो बिहार के बच्चों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। कुछ बच्चे वहाँ से रिटर्न होके आते हैं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने, काफ़ी लोग नहीं आते हैं। तो आज की डेट में जो क्लास 12 बच्चा करता है, उसके सामने दोनों विकल्प है। उसके पास निजी नौकरियों में भी जाने का विकल्प है और सरकारी सेवा में भी जाने का विकल्प। थोड़ा स्पष्ट करिए हमारे दर्शकों को, ये जो लोग सरकारी में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है? उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये मैं उससे पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी केवल क्लास 12 के बाद ही नहीं होता है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो मुझे तो लगता है कि जो लोग ग्रेजुएशन क्लास 12 के लेवल पे बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, तो वो अपर स्टेज में जाकर के बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसके लेवल पर भी उनको जागरूक हो जाना चाहिए तैयारी को लेकर के। और ग्रेजुएशन के बाद तो भई आपके पास तो आपको तो चुनना ही चुनना है कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना है या सरकारी में जाना है। अब मैं आऊँ कि सरकारी में, तो सरकारी की बात अगर करूँ, तो निश्चित रूप से आज भी बिहार जैसे समाज में, जिसको कि कहा जाता है सामंती राज्य है या जहाँ पे निजी नौकरियों की संख्या बहुत कम है, अगर कोई क्वालिटी प्राइवेट जॉब करना चाहता है, तो उसको राज्य के बाहर जाने पड़ते हैं, जो दिखता है।
रह गई बात, लेकिन सरकारी नौकरी तो बिहार में भी होता है। बिहार में बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियों की तैयारी हो रही है, होती हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी में बड़े सारे लेयर हैं। आप जानते हैं ग्रुप ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आता है। उसके बाद ग्रुप ए सर्विसेज है। फिर पीसीएस लेवल पे जाते हैं तो स्टेट लेवल के सर्विसेज हो जाते हैं, और नीचे जाते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट क्या गवर्नमेंट। क्या योग्यताएं हैं जो लोग ए प्लस नौकरी के लिए या फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड के लिए या पीसीएस या यूपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या योग्यताएं हैं? क्या साधारण परिवार का लड़का भी अधिकारी बन सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कहा जाए कि मैं अगर अपर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करूँ या ग्रुप ए सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और बीपीएससी से जो पीसीएस के पोस्ट होते हैं, इनकी बात करूँ, तो योग्यता तो इन सभी परीक्षाओं का ग्रेजुएशन ही है। कि चाहे आप उसमें लिस्ट होता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका लिस्ट आता है, तो ग्रेजुएशन ही है। चाहे वो इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हो, मेडिकल से ग्रेजुएट हो, ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो स्नातक की डिग्री जिसको ग्रेजुएशन कहा जाता है, अगर उसके पास है तो यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम वो दे सकता है। जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि ग्रेजुएट होने के बाद, चूँकि बिहार जैसे राज्यों में अभी भी बेहतर कोचिंग संस्थान उतना नहीं हो पाए, लोग दिल्ली की तरफ पलायन करना चाहते हैं। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, कोचिंग के तो बात तो बाद में खैर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो मोटिवेशनल फैक्टर है, कि 2 बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मोटिवेशनल में। एक होता है कि कोई बच्चा सरकारी नौकरी में क्यों आए? एक तो ये प्रश्न होता है। हम लोग जब बच्चा सेम जो यूपीएससी और बीपीएससी के लोग जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उनसे आयोग में, चाहे संघ लोक सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली में है, चाहे बिहार में जो पटना में है पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन उनसे यही पूछा जाता है कि आप इस लाइन में क्यों आना चाहते हैं? तो क्यों से ही मोटिवेशन की शुरुआत होती है। क्यों का मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से एक वित्तीय सुरक्षा, कोई बच्चा अगर सरकारी नौकरी में आता है और बिहार जैसे समाज में जहाँ पर लोग एक जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, एक वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो ये पूरा पैकेज उनको सरकारी नौकरी से मिल जाता है, पूरा पैकेज मिल जाता है। अब रह गई बात कि एक प्रश्न आता है कि बीपीएससी का, बीपीएससी से तो और यूपीएससी से, तो निश्चित रूप से यूपीएससी में हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक अब हम लोग सुझाव देते हैं। जनरली क्या होता था कि सन 2000 के पहले बिहार से भारी संख्या में लोग सरकारी नौकरी के लिए दिल्ली आते थे, कोचिंग करने के लिए या तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पे वो क्या करते थे कि पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, ठीक है? और यूपीएससी की तैयारी करने में अगर यूपीएससी नहीं होता था, तब वो बीपीएससी पे आते थे। अब मेरा सुझाव एक अलग तरह का हो गया कि पहले जिस तरह से जीवन में अनिश्चितताएं हैं, और यूपीएससी में जाएंगे तो 800 सीट आता है, और बीपीएससी में जाएंगे तो पता चला कि बीपीएससी 70 की बात करे तो 2000 प्लस सीट था। अभी बीपीएससी 71 का फॉर्म भरा जा चुका है, और पीटी का एग्जाम होना है, उसमें भी अराउंड 1500 सीट है, और पूरे देश के लिए यूपीएससी का 800 सीट है। तो वहां पे मेरा कई बार हो जाता है सुझाव, एक ये होता है पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए, अच्छे घर के बच्चों के लिए। चूंकि देखिए, कोई भी चीज जैसे सफलता, हर सफलता आपको आपके मनोबल को बढ़ाता है, आपके प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। तो अब नया एक सुझाव ये आया है कि क्यों नहीं पहले बीपीएससी की तैयारी करके, चूंकि उसमें सीट की संख्या भी अधिक है, सिलेबस दुनिया का सबसे आसान सिलेबस है उसका, बीपीएससी का सिलेबस दुनिया का सबसे आसान सिलेबस है यूपीएससी की तुलना में। मैं अभी आगे आगे उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपका जो क्वेश्चन था कि भाई इसमें बीपीएससी वाला जो एंगल है, तो इसमें आता है कि भाई बीपीएससी की तैयारी करने से इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो भाई जॉब सिक्योरिटी हो जाएगा, वित्तीय सुरक्षा हो जाएगी, घर का समाज का दबाव खत्म हो जाएगा, और साथ में एसडीएम बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, बीडीओ बन जाते हैं, सीईओ बन जाते हैं, और ये सब पद प्राप्त हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद फिर यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं, तो सोच के देखिए, एक बच्चा अनिश्चितता में यूपीएससी की तैयारी करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कितने भी अच्छे घर का बच्चा हो, अनसर्टेनिटी रहता है, और बच्चे आजकल तनाव में बहुत आते हैं, तनाव में बहुत जल्दी आते हैं, एडुकेशन भी बढ़ गए हैं। जो उनका एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी का रिस्क लें शुरुआत से 21 साल में। तो हमने कहा कि हमारे जमाने में होता था कि यूपीएससी की तैयारी करते थे, नहीं होता था तब बीपीएससी में आते थे 30 साल में। अब के डेट में पता चला कि मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि पहले बीपीएससी की तैयारी कर लें, और बीपीएससी की तैयारी करके उसके बाद एक पद ले लें, एसडीएम का, डीएसपी का, बीडीओ का, सीईओ का, रजिस्ट्रार का, बड़े अच्छे अच्छे पद हैं। इसका एक पद ले लें। पद ले लेने से फायदा क्या हो जाएगा, ये सारे तनाव खत्म हो जाएंगे, बच्चा एकदम उत्साहित हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कोई भी काम खराब नहीं होता है, कोई पद खराब नहीं होता है। अब जब तैयारी हो जाता है, और ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल है आज की डेट में, जो आरा के एसपी हैं वो पहले बीपीएससी के सिलेक्टेड डीएसपी हैं, और उसके बाद उन्होंने अच्छा, और एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे, क्या जो लोग वर्किंग हैं,
या जो स्टेट पीसीएस जैसे प्रतिष्ठित सेवा में सेवा दे रहे हैं, क्या उनको यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई लाभ मिलता है क्या? लाभ का तो सबसे बड़ा तो जैसे व्यवहारिक सी एक बात कहूँ कि एक एग्जाम्पल है कि 48 से 52वीं बीपीएससी के जो फर्स्ट रैंकर थे प्रशांत सिंह, वो अपने यहाँ से थे, अपने यहाँ पढ़े हुए थे, हमारे विद्यार्थी थे वो। तो उसमें क्या हुआ कि उनका यूपीएससी का मेंस भी हुआ था और बीपीएससी का भी मेंस हुआ था, और वो थे यूपी के उन्नाव के रहने वाले, मुझसे जुड़े हुए थे। तो बीपीएससी का इंटरव्यू पहले था, यूपीएससी का बाद में था। तो हमने उनको कहा, यूपी के होने के नाते जितने लोग सुझाव दे रहे थे कि उनका सुझाव यही था कि भाई यूपीएससी की तैयारी करो, बीपीएससी का क्या करना है, तुम्हारा यूपीएससी में हो जाएगा। हमने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, पहले बीपीएससी की तैयारी कर लो, और बीपीएससी की तैयारी करके, चूंकि दोनों की तैयारी, बीपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी और यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी, दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी ना होकर के कॉम्प्लीमेंट्री है। जो वहां तैयारी करोगे वो सब ज्ञान यहाँ काम ये आएगा। कंट्राडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा सा स्पष्ट। मैंने वही बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए इंटरव्यू, बीपीएससी के इंटरव्यू में भी जाएंगे तो वहां पे उस जमाने में ऑप्शनल होता था, दो ऑप्शनल होते थे। यूपीएससी में भी ऑप्शनल होता था, तो जो ऑप्शनल की तैयारी आप करेंगे वो यहाँ भी काम आएगा। अबाउट यूपी वहां भी पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाएगा। हॉबी वहां भी पूछा जाएगा, यहाँ भी पूछा जाएगा। पोस्ट प्रायोरिटी को लेकर के तो होता क्या था कि मैंने उनको पटना ले गया, उस जमाने 2010 की बात है ये। 2010 में पटना इंटरव्यू की तैयारी के लिए ले गया, मॉक वगैरह तैयारी वगैरह करा करके, और यूपीएससी बीपीएससी का उन्होंने इंटरव्यू दिया। आपको जान के एक चीज आश्चर्य होगा कि जिस दिन यूपीएससी का एग्जाम इंटरव्यू था उनका दिल्ली में, उसके एक दिन पहले बीपीएससी का रिजल्ट आ गया था और वो फर्स्ट रैंकर थे। तो जब वो यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए तो स्वाभाविक रूप से वहां पूछा जाएगा कि अभी आप क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं बीपीएससी का फर्स्ट रैंकर हूं। तो चूंकि वहां पे बायोडाटा था लोगों के पास, कहा आप तो यूपी के हैं। बोले हाँ सर, मैं यूपी का हूं, लेकिन बीपीएससी का फर्स्ट रैंकर हूं। तो सोच के देखिए, इससे क्या हुआ कि पूरा इंटरव्यू आसान हो गया। अब आपको, अब इंटरव्यू जो पैनल के लोग थे, अब उनको, उनके सामने आप ऑलरेडी, तो यही बता रहा हूं कि बीपीएससी में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक तो जो इनविजिबल बेनिफिट्स है, अदृश्य बेनिफिट्स ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास कॉन्फिडेंस, आप सिस्टम को अच्छे तरीके से जानते हैं, आप में कोई घबराहट वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित जॉब आपके पास है, अपने स्टेट में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो निश्चित रूप से ये कॉन्फिडेंस वाला तो प्लस। इससे एक चीज और, एक सवाल और ले लेते हैं सर, कि जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करना था, उनके लिए क्या उम्र है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, क्या योग्यता की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा हाँ, स्पष्ट करिए। तो ये जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कि भाई हम पहले बीपीएससी की तैयारी कर लें, एक सिलेक्शन ले लें, फिर यूपीएससी के लिए ट्राई करें। एग्जाम्पल बड़े सारे हैं, फायदेमंद काम है। अब है कि एक बीपीएससी की तैयारी करने बच्चा जाए तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि यूपीएससी का है या अदर स्टेट का, ग्रेजुएशन उसमें भी चाहिए, और 21 साल न्यूनतम उम्र होता है, 21 साल की न्यूनतम उम्र से। लेकिन फिर वहां पर भी ध्यान रखिए, 21 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र से आप एग्जाम दे सकते हैं। कुछ पद बिहार में है जो 20 साल पर भी है जी। लेकिन आप 21 साल होने के बाद तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए हमने शुरू में कहा कि 12वीं क्लास का बच्चा अगर बीपीएससी के सिलेबस को थोड़ा बहुत देखने लगे तो उसका ग्रेजुएशन होते होते वो इतनी तैयारी उसकी हो जाएंगी कि उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेगा वो। तो वही बात है कि ग्रेजुएशन का डिग्री उसको चाहिए, और एज वही 21 साल का एज। अच्छा, ये पीटी मेंस इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस है, इसकी तैयारी वो बच्चे कैसे करें, ये भी थोड़ा सा सर स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, तो बीपीएससी में दूसरी योग्यता के बाद एक अगला है कि भाई एग्जाम पैटर्न इसका कैसा है, मैंने किस तरीके से एक नया बच्चा कैसे इसमें किस तरह से सिलेक्शन लेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें 3 लेयर हैं, एक पीटी का, दूसरा मेंस का और तीसरा इंटरव्यू का। पीटी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, और फिर इंटरव्यू तो डायरेक्ट इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि बीपीएससी का एग्जाम आसान होता है, ये पीटी मेंस और इंटरव्यू एक ऐसा एग्जाम है जो कि बच्चा रिस्क ले सकता है। पेरेंट्स भी अपनी तैयारी अपने बच्चे के लिए ये रिस्क दिलवा सकते हैं इस तैयारी करने का। बाकी तो जीवन में बहुत सा और सब काम बहुत जब चाहे तब हो सकता है, लेकिन ये तो उम्र के अनुसार होता है, उत्साह के अनुसार होता है। तो उसमें होता यह है कि पीटी का एग्जाम में क्लास 10 के लेवल पे जो बच्चा पढ़ रखा है, अगर उसको ठीक से प्लस निश्चित रूप से और भी जो कंटेंट होते हैं, कोचिंग की भी भूमिका उसमें है, जो विषय जो स्टडी मटेरियल है, तो पीटी में 150 क्वेश्चन आता है। निगेटिव मार्किंग अब हो गया है तो इस कारण से, लेकिन कट ऑफ 91, 150 में 91 कट ऑफ गया था बीपीएससी 70 में। और रिजर्वेशन कैटेगरी में जाते हैं तो चूंकि रिजर्वेशन आप जानते हैं कि भारत में 50% का रिजर्वेशन है, जो सामाजिक रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए, प्लस ईडब्ल्यू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं 10% उसके लिए है, महिलाओं के लिए भी बिहार में 35% रिजर्वेशन है। तो कई तरह का रिजर्वेशन इसमें है।
तो फिर भी अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो कट ऑफ बहुत चैलेंजिंग कट ऑफ नहीं है। अगर एक बच्चा क्लास 10 के लेवल पे जो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल 8 सेक्शन से पीटी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर बच्चा को अच्छे से अगर गाइड कर दिया जाए टीचर, अगर उसको और उसको 8 कॉपी बनवा दें तो पीटी की तैयारी हो जाता है। और पीटी में हमने कहा कि 150 क्वेश्चन हैं, उसमें से 91 पिछली बार कट ऑफ गया था, तो बहुत दिक्कत नहीं है। कोई पेरेंट्स को और अपने बच्चे को बीपीएससी के लिए मोटिवेट करना हो तो मेरा एक और सुझाव होता है कि एक बार बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन पेपर जरूर उसको दिखा दीजिएगा। वो खुद ही मोटिवेट हो जाएगा जब वो देखेगा कि कोई बच्चा अगर क्लास 12 के बाद है, ग्रेजुएशन बीए पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, इंजीनियरिंग में है या मेडिकल में है, कहीं भी है, और वो